इंडिया का तो मेरा रिकॉर्ड है। इंडिया का पहला हूँ मैं कि 7 बार एवरेस्ट किया मैंने, वो भी अलग माउंटेन में जा रहे अवलांच आना, रॉक फॉल होना, ये तो आम बात है। 99 में मैं कांगसुंग फेस में था। कांगसुंग फेस बहुत ही डिफ़िकल्ट पीक है एवरेस्ट का, और हमारी टीम सक्सेस हुई। मेरे को उसमें चोट लग गया था और मैं उसमें वापस आया तो बड़ा सा रॉक फॉल हुआ ऊपर से और रॉक गिरा। मेरे एम्स में मेरी ट्रीटमेंट हुई। यदि एवरेस्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, और नॉन क्लाइंबर अब काफ़ी लोग जा रहे हैं जिनके पास पैसे हैं। वो लोग कुछ सालों से जो है उनकी तादाद ज़्यादा हो गया अभी। वो सिर्फ देख चाहते हैं कि मैं अर्थ का सबसे टॉप में पहुंचूं। 25 लाख रुपया मिनिमम आपका खर्चा आएगा एवरेस्ट एक्सपीडिशन, और ये श्योर नहीं है कि आप एवरेस्ट चढ़ भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। उत्तराखंड का जो भौगोलिक है ना, ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत है। अपने आप में इतना खूबसूरत है कि एडवेंचर टूरिज़्म या वैसे टूरिज़्म के हिसाब से देखा जाए तो उत्तराखंड में बहुत ही अच्छा आने वाले टाइम में हो सकता है। थोड़ा सा हम लोग यदि अपनी पॉलिसी में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाए। नमस्कार, देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दुनिया की सबसे बड़ी चोटी तक पहुंचना एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार। वो भारत के पहले ऐसे पर्वतारोही हैं जिन्होंने 7 बार इस अभियान में सफलता हासिल की है। यानी माउंट एवरेस्ट में जिस अभियान से गए थे उसमें सफलता हासिल की है। मेरे साथ हैं लवराज धर्मशक्तु जी, बहुत धन्यवाद। और आप तो उपलब्धियों का खजाना है, और मुंशियारी गांव में पैदा हुए, वहीं से अपने जीवन की शुरुआत की। तो पहाड़ का बच्चा जब सबसे ऊंचे पहाड़ में पहुंच गया, तो ये बचपन से ही था या आपको लगा कि क्योंकि हम पहाड़ों के बीच में रहते हैं, या कैसे आपके मन में आया, ये रुचि कैसे जगी? और सबसे पहले तो देवभूमि डायलॉग के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके इस चैनल पे मैं आया, और बहुत दिनों से मेरी तमन्ना में थी कि मैं आपसे मिलूं, क्योंकि आपका न्यूज़ अक्सर मैं देखता हूं और बहुत अच्छा भी लगता है मेरे को। तो जहाँ पे पहाड़ की बात है तो एकदम रिमोट एरिया बोना करके गांव है, और मुंशियारी में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ मैं मेरा पैदाइशी है और वहीं बचपन मेरा गुजरा। तो बचपन से ही सामने पंचूली है, वो दिखता है हमारे गांव से। अच्छा। तो उसमें सुबह सुबह जब क्लीन वेदर होता है तो सुबह सुबह धुआं जैसा उठता है उसमें, ब्लिजर्ड चलती, हवा चलती है उसमें। तो एक धुआं जैसा निकलता है, ऐसा लगता है जैसे अगरबत्ती जला रखी है। अच्छा। तो हम अक्सर गांव वाले बोलते थे कि देखो वहाँ भगवान ने जो है अगरबत्ती जला रखा है। अच्छा। तो एक दिमाग में ऐसा था कि यार ये क्या वास्तव में होगा ऐसा ना। तो ऐसा लगता था, जब हवा नहीं चलती तो नहीं जलता था, नहीं हवा धुआं नहीं आता, तो फिर आदमी कहते नहीं हो रहा है। तो वो एक था कि दिमाग में कि मैं ऐसा कुछ वो करूं कि क्या होगा, देखना चाहिए। ये एक बचपन से तो था, ये रोज़ ही अक्सर लोग बोलते थे। जिस दिन मौसम साफ है उधर दिखता है तो लोग बोलते थे। तो गांव में यही धारणा थी कि भाई पूजा कर रहा है भगवान। तो वहीं से ये थोड़ा सा शुरू हुआ। फिर जब मैं बड़ा हुआ और तब पता लगा कि ऐसा कुछ कोर्सेज भी होते हैं। अच्छा। फिर ऐसे कुछ ट्रेनिंग भी होता है, कुछ ऐसे ट्रैकिंग भी होता है। तो फिर वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। और जब मैं 10th में था तब दशहरा की छुट्टियां होती थी। अच्छा। तब मैंने एक ट्रैक जो है हमारे यहाँ के कुछ लोगों के साथ किया था। वहीं से ये शुरुआत मेरा हुआ माउंटेनियरिंग का। मेरे को फिर लगा कि मेरे को आगे कोर्स करना चाहिए, तब मैंने ये शुरू किया था। तो तब कोर्स वोर्स करने में तो पैसे भी चाहिए होते होंगे, और मुझे लगता है गांव में जितने भी लोग थे, हम सब लोग इतने वेल ऑफ नहीं थे, गांव में इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी। तो फिर कैसे आपने आगे बढ़े? तो यदि मेरे गांव की बात करें तो आज भी बहुत रिमोट एरिया है, बहुत ही रिमोट जगह है, और आज भी कम्युनिकेशन नहीं है, रोड की बड़ी प्रॉब्लम है आज भी? आज भी। और तब 35 किलोमीटर पैदल था तो 2 दिन लगते थे आने में, और घोड़े बकरियों में सामान आता था तो 7 दिन लगते थे घोड़े बकरी को। आज जाएंगे तो 7वां या 8वां दिन में बकरी घोड़े गांव में वापस आते थे।
तो रोड एड से सामान लेके चावल दाल हाल इस तो टाइप वो से भी तो एक सामान है। अभियान ही जैसा था। तो बड़ा मुश्किल था उस ज़माने में। तो वहाँ से फिर आया मैं, जब इधर आया तो फिर मैंने जो है फर्स्ट जो एक्सिबिशन मेरा था 2089 में, तब मैंने कोर्स भी नहीं किया था। अच्छा। तो लखनऊ माउंटेनिंग एसोसिएशन था एक, जिसमें हमारे यहाँ के कुछ बैंक वाले, कुछ टेलीफोन डिपार्टमेंट वाले, उन्होंने, उनका क्लब था, उन्होंने ये एक एक्सिबिशन शुरू किया। तो फिर मैंने उनको बोला दाजू मेरे को भी ले जाओ। अच्छा। तो पहले उन्होंने मना किया, फिर बाद में एक कुछ ऐसा सिचुएशन बना हाँ, कि मेरे को उसमें उन्होंने ले गई। तो फिर चलो बेस कैंप तक ले जाते हैं। बेस कैंप गया, बेस कैंप से फिर कैंप 1 कैंप 2। तो वहाँ बेस कैंप में पहली बार मैंने इक्विपमेंट पहनना, इक्विपमेंट को यूज़ करना सीखा। और फाइनली मैं जो है वो पीक सबमिट किया मैंने। वो तो मेरे लिए वो कौन सा पीक था? नंदा कोट करके था, नंदा कोट। 6530 मीटर का पीक। अच्छा। काफ़ी डिफिकल्ट पीक है वो। हाँ। उस पीक को करने का मौका मिला, और तब मैं उसमें एज ए हाइट रिपोर्टर या एज ए हेल्पर के तौर पे गया था। अच्छा। तो वहाँ से जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिला, और बैंक में एक और थे ब्रुफाल जी थे, प्रहलाद ब्रुफाल। तो उसने बोला यार कि ये इतना इस बच्चे ने बड़ा वो कर रखा है, मैं इसका जो है बेसिक कोर्स मैं कराऊंगा। तो फिर बेसिक कोर्स उन्होंने कराया। फिर कुछ हमारे समाज के लोगों ने काफ़ी मदद की, यार ये लड़का आगे जा रहा है। तो ईश्वर ऐसे ने कृपा करके, करनी शुरू कर दी थी। हाँ कर दी। तो हाँ। फिर मैंने कोर्स किया, बेसिक कोर्स फिर किया। कोर्स कहाँ से किया? कोर्स नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी से अच्छा। कोर्स किया। और चंद्रप्रभा एतवाल मैडम उस एक्सिबिशन का लीडर था जिसमें मैं गया था। तो वो तो एक अपने आप में बहुत बड़ी माउंटेनियर थी, और तो उनको लगा यार कि ये लड़का है इसमें, और उन्होंने ही मेरे को सबमिट भी कराया। मतलब ये तो बिना कोर्स का ही ये इतना अच्छा कर सकता है, तो ये आगे बहुत अच्छा करे। उन्होंने ही मेरे लिए सीट भी दिलाया था वहाँ पे। फिर वो कोर्स किया, फिर कितना मैंने टाइम लगा एडवांस कोर्स किया। 28 दिन का कोर्स होता है वो। क्या कराते हैं वहाँ कोर्स में? कोर्स में रॉक क्लाइंबिंग कराते हैं, फिर ट्रैकिंग कराते हैं, फिर हाई एल्टीट्यूड में ले जाते हैं। वहाँ पे फिर स्नो क्राफ्ट कराते हैं। स्नो क्राफ्ट में स्नो में आपको कैसे चलना है, सपोज फिसल गए तो कैसे अपने आप को रोकना है, टीम को कैसे रोकना है। फिर आइस में सेम आइस में भी होता है, रोप कैसे फिक्सिंग करते हैं, कैसे आगे कैंप लगाते हैं, वो सारा कुछ सिखाते हैं। ट्रेनिंग में ट्रेनिंग हिस्सा है। पूरा ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो वो किया मैंने। फिर एडवांस कोर्स किया मैंने। और फिर चंद्रप्रभा एतवाल जी ने काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया, क्योंकि वो एक माउंटेनियर थे। फिर उन्होंने, उनके गाइडेंस में मैंने आगे कोर्सेज किए। और फिर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बेसिक, एडवांस, सर्च एंड रेस्क्यू, मेथड ऑफ निम इंस्ट्रक्शन से ही? कोर्स। तो निम से किए। फिर कुछ कोर्सेज लाइजन ऑफिसर कोर्स था, गाइड कोर्स था ऐसे। फिर वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनिंग अलाइड स्पोर्ट्स मनाली से किया। फिर थोड़ा बहुत ठीक थे हम लोग, टेक्निकली भी ठीक थे, बोलने में भी थोड़ा ठीक थे। फिर इंस्ट्रक्टर लग गए। तो ऐसे करके तो फिर ये आप फिर लगातार बीच में आपका एक्सपीडिशन चलते रह रहा था? फिर मैंने अच्छा ये रहा कि मैंने पढ़ाई भी नहीं छोड़ी। अच्छा। और पढ़ाई भी कंटिन्यू रखा, और साथ में पार्ट टाइम में ये एक्सपीडिशन भी रखा मैंने। तो फिर थोड़ा सा लोगों को भी पता लगा कि भाई मैं अच्छा वो कर रहा हूँ। तो कॉलेज में, स्कूल में, कॉलेज में वो टीचर्स भी था सपोर्ट करने लग गए। तो वहाँ से फिर इस तरह से मेरा सिलसिला चलता रहा। तो बहुत सारे मैंने एक्सपीडिशन किए एवरेस्ट जाने से पहले। एवरेस्ट जाने से पहले काफ़ी पीक्स मैंने किए थे। इंस्ट्रक्टर मतलब आप तो था अपने ही को मैं। तैयार कर रहे थे एक तरह हाँ। से। फिर 1998 में टाटा एवरेस्ट एक्सपीडिशन जा रहा था। अच्छा। तो उनका मैंने 87 में उनका हमने वो कराया था, ट्रेनिंग कराया था 97 में। फिर 98 में वो एवरेस्ट गए तिब्बत साइड से। तो फिर फाइनली ये हुआ कि मेरे को भी साथ में ले गए वो लोग। और उस एक्सपीडिशन में हम 2 लोग चढ़े, एक टाटा का मेंबर चढ़ा, एक मैं चढ़ा। अच्छा। तो वहीं से ये सिलसिला फिर और भी तो वो आगे। पहला माउंट एवरेस्ट के वो एक्सपीडिशन पहला था माउंट करीब? एवरेस्ट एक्सपीडिशन था मेरा 1998 का, अच्छा। तिब्बत साइड से। हाँ। और वो सक्सेसफुल एक्सपीडिशन था। तो नेपाल और तिब्बत दोनों तरफ से जा सकते हैं? हाँ, दोनों साइड से जा सकते हैं। तो तिब्बत से मैं 3 बार गया, और बाकी नेपाल साइड से। अच्छा। तो फिर आपने उसको अपना दूसरा घर बना लिया? दूसरा घर तो नहीं बोलेंगे, मैं
उसके बाद मैंने बहुत सारे पीक्स किए, बहुत सारे हो गए, फिर अलग अलग कुछ जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था 60 करीब एक्सपीडिशंस हाँ के मैंने आसपास किए किए और आपने। 55 पीक्स मैंने क्लाइम किया। मैक्सिमम में मैं लीडर गया। फिर धीरे धीरे इन्वायरमेंट की तो मेरी काफ़ी रुझान झुकाव इन्वायरमेंट की तरफ गया। तो इन्वायरमेंट के ऊपर भी फिर हमने काम करना चाहिए। जितने बार भी मैं एवरेस्ट गया या और पीकों में गया तो कुछ नया सोच के गया, मैं कुछ तो नया। कभी ऐसा रहा कि जैसे कई बार तो सामान्यतः मौसम साथ दे देता है तो आपके लिए इस अभियान को सफल बनाना आसान हो जाता है, बट कई बार कई चुनौतियां होती, जैसे अब हम लोग ने तो सुना ही है ना कि एवलॉन्च आ जाता है। कभी इस तरह की भी चुनौती आपके सामने आई? बहुत बहुत बार, क्योंकि ये अब माउंटेन में जा रहे हो, अवलांच आना, रॉक फॉल होना, ये तो आम बात है। अच्छा। और तो यदि मैं कहूँ कि 99 में मैं कांगसुंग फेस में था। कांगसुंग फेस बहुत ही डिफ़िकल्ट पीक है अच्छा। एवरेस्ट का, कांगसुंग अच्छा। फेस। और पूरे वर्ल्ड में उसको अभी 7-8 लोगों ने क्लाइम किया हुआ है उस फेस से। बहुत ही टेक्निकल उस फेस में थे हम वर्ल्ड लोग। में 7-8 लोगों ने ही आज तक क्लाइम आज तक किया है। क्लाइम किया हुआ है। तो हम लोग पहले 4 लोगों ने किया था ये यूएसए के। उसके बाद हम ही लोग थे उसमें जो चढ़ने वाले थे, और हमारी टीम सक्सेस हुई। मेरे को उसमें चोट लग गया था और मैं उसमें वापस आया तो बड़ा सा रॉक फॉल हुआ ऊपर से, और रॉक गिरा। मेरे एम्स में मेरी ट्रीटमेंट हुई। अच्छा। और इस कौन तरह सा से ईयर है ये? 1999 में। ओके। और आज भी कांगसुंग फेस अपने आप में एक बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग है। फिर 2001 में मैं ईस्ट रीज में गया था एवरेस्ट का ही, जो आज अच्छा। भी अनक्लाइम फेस है। एवरेस्ट का टोटल 15 फेस है, अच्छा। 15 रूट है, जिसमें से 14 में लोगों ने क्लाइम किया। ये 15वां रूट है जो मोस्ट डिफ़िकल्ट तो है। ये सीधे एवरेस्ट के ईस्ट साइड से टॉप में पहुंचता है। तो क्या बोलते हैं इसे? ईस्ट रीज बोलते हैं, ईस्ट रीज। ईस्ट रीज। तो और आप पहुंच गए? नहीं, हम पहुंचे नहीं, हम लोग हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचे। और पहली बार वो एक्सपीडिशन लॉन्च हुआ। और 2001 में उमा भारती जी जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर थी तो उन्होंने स्पॉन्सर किया था यूथ अफेयर की तरफ से। अच्छा। और इंडियन टीम थी ये। तो उसमें मैं गया था। और उस एक्सपीडिशन में कोई दिन ऐसा नहीं था कि हम लोग, पहले तो बेस कैंप पहुंचना ही एक महाभारत था उसमें। हम्म। बहुत ही डिफ़िकल्ट है बेस कैंप पहुंचने में। 15-16 दिन बेस कैंप पहुंचने में लगता है। बीच में 2-3 20,000 के पासेस आते हैं। बर्फ़ बहुत है तो याक से सामान पहुंचाना ही बड़ा मुश्किल है। याक भी अंदर घुस जाते हैं बर्फ़ में। तो बहुत सारे डिफ़िकल्टीज फेस करके हम बेस कैंप पहुंचे। बेस कैंप से फिर आगे जब रूट ओपन के लिए गए तो नया रूट था, कभी दाएं कभी बाएं करके ऐसे ढूंढते गए। और कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन अवलांच में हम लोग नहीं होते थे। और हमारा लक ये था कि जैसे जिस गली में अवलांच आ रहा है हम उस गली को या तो क्रॉस कर चुके होते या फिर वापस आ रहे होते थे। ऐसे हो रहा कई बार। ये लक की बात है। लक की बात थी। और जिस दिन हम जैसे हम रूट ओपन करने जाते कभी भी हम ये नहीं सोचते कि शाम को वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। लेकिन एक जुनून था, एक ये था कि भाई हमें इस फेस को करना है, टफ रूट को। एक्चुअल जो पहले जो माउंटेनियर होते थे वो ये पीक में चढ़ना ज़्यादा उसको वो नहीं लगता। उसको था कि मैं किस रूट को फॉलो कर रहा हूँ, किस रूट को मैं लेके जा रहा हूँ, कितना डिफ़िकल्टीज़ को मैं फेस कर सकता हूँ। वो एक्चुअल वो था। उनका मकसद ये नहीं होता था कि मैं टॉप में पहुँचूँ। उनका मकसद ये था कि मैं किस रूट को फेस करके जाए, टफ से टफ रूट को लेके मैं पहुँचूँ। तो वो हमारा भी था और बहुत चैलेंजिंग था वो। हालांकि हम लोग नहीं कर पाए उसको। और फिर वापस आए। और फिर उमा भारती जी ने बोला था कि नेक्स्ट ईयर को हम दोबारा भेजेंगे। पर जब वापस आए तो वो खुद ही जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर से चले गए थे। कुछ दूसरे डिपार्टमेंट मिल गया था उनको, फिर वो ऐसे कैंसिल हो गया। तो आज भी मेरा ड्रीम है कि वो उस रिज पे कभी कोई स्पॉन्सर मिलेगा अच्छा तो हम ट्राई करेंगे उसको। बिना स्पॉन्सरशिप के जाना बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल है क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव है माउंटेनियरिंग। एडवेंचर स्पोर्ट्स सारे बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ही महंगा गेम है ये। हर किसी की बस की नहीं है इसको कर पाना। और मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि इतने बैकवर्ड एरिया से आने के बाद आज भी जहाँ मेरा बहुत मुश्किल है, जहाँ घर और मेरा भारत के नंबर 1 एकमात्र हैं जिन्होंने 7 बार हाँ, ये एक्सपीडिशन कंप्लीट किया है। कंप्लीट किया। उसके अलावा कंचनजंगा किया, मनासलू किया, कई बार लीडर जाने का मौका मिला। तो
मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि वे मेरे को इतनी अच्छी जैसे आप माउंट एवरेस्ट के लिए गए तो क्या क्या आपका मतलब किस किस लेवल से जाते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए बताइए ना, कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जिसको भी एडवेंचर फील्ड में जाना है, वो माउंटेनिंग है, राफ्टिंग है, स्कीइंग है, पैराग्लाइडिंग, बहुत सारे गेम है स्पोर्ट्स में, एडवेंचर स्पोर्ट्स में, जिसमें भी आप जाना चाहते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग करके जाइए। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको रिस्क फैक्टर भी कम होगा और आपको इंजॉय भी करेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा और उस गेम के बारे में आप बहुत डीपली समझ भी पाओगे। तो उसके लिए ज़रूरी है ट्रेनिंग करना। ट्रेनिंग के बाद फिर आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे जाएं, तो वो बहुत ज़रूरी है। जैसे एवरेस्ट की बात करूं तो आप ये समझिए कि एक क्लाइंबर को, एक मेंबर को, यदि मैं सपोज आज बोलूं कि मैं आज अपने आप जाना चाहता हूं, तो आप ये मान के 25 लाख रुपया मिनिमम आपका खर्चा आएगा एवरेस्ट एक्सपीडिशन में। और ये श्योर नहीं है कि आप एवरेस्ट चढ़ भी पाएंगे या नहीं पाएंगे, क्योंकि डिफ़िकल्टीज है, वेदर है, अपना स्वास्थ्य है, तो ये सब लगा के बहुत एक्सपेंसिव गेम है। और इक्विपमेंट ही आपका मिनिमम भी कहेंगे तो 4.5 से 5 लाख रुपए का तो आपका इक्विपमेंट आता है। अच्छा। और रॉयल्टी जो फीस है, जो नेपाल टूरिज्म, नेपाल गवर्नमेंट जो रॉयल्टी फीस लेता है वो है $11,000। मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर से वो लोग $15,000 करने वाले हैं, और भी महंगा हो जाएगा। फिर आपका ऑक्सीजन है, शेरपा का है, वहाँ तक जाने का है, तो इंश्योरेंस है, ये सब लगा के आप इस टाइम में लगा लो 25 लाख रुपया एक आदमी का मिनिमम कॉस्ट है। तो उस कॉस्ट के लिए आप पहले तो कोई साधारण व्यक्ति तो जा नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। या तो उसको स्पॉन्सरशिप मिले या फिर सरकार उसको प्रायोजित या कर कोई इंस्टीट्यूशन उसको स्पॉन्सर करे, तो वही है, वो मिले तो तब ही कर सकता है, अदरवाइज बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अपने जेब से करने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है, बहुत उसका फाइनेंशियली अच्छा होगा तभी वो कर सकता है। तो 7 में से सबसे टफ कौन सा रहा आपका? हर टाइम में अलग अलग चैलेंजेस थे, और कभी वेदर का, कभी मेंबर्स का, और ज़्यादातर में मैं लीडर गया, तो लीडर का एक बहुत बड़ी रोल होता है उसमें। उसका पूरा प्लानिंग होता है, टीम को उस एल्टीट्यूड तक पहुंचाना है, टॉप तक पहुंचाना है, किस तरह से वो ऑक्सीजन आगे जाएगा, किस तरह से आगे ऑक्सीजन का, जब जहाँ से ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तो किस ढंग से उसको यूज़ करना है। तो मैं एक लक्की हूँ, और मेरा प्लानिंग यदि कहूँ तो मैं एवरेस्ट में गया और सबसे ज़्यादा लोग चढ़े, 100% लोग चढ़े। आज तक का रिकॉर्ड है कि 15 के 15 मेंबर चढ़े बिना किसी इंजरी के, बिना किसी प्रॉब्लम के, जिसकी लीडरशिप आपके हाथों में थी। और अभी तक मैं कम से कम 50-60 लोगों को एवरेज चढ़ा चुका हूँ। अच्छा। अलग अलग स्टेट के लोगों को। और आज भी बहुत सारे लोगों का मेरे को फ़ोन आता है और पूछते हैं लोग, कई कोर्स करके आते हैं, बेसिक एडवांस करके, वो पूछते हैं, या फिर जो बिल्कुल ही जिनको सिर्फ यूट्यूब में देखा, कहीं मूवी में देखा कि भाई ऐसा भी कोई है, वो कहीं से उनको नंबर मिलता है, वो फ़ोन करते हैं कि मैं एवरेज जाना चाहता हूँ, कैसे करूँ। तब मैं उनको बताता हूँ कि कैसे इंडिया के ही बाहर के लोग भी? इंडिया के, ज़्यादातर इंडिया के, और पूछते हैं, और मेरे को अच्छा भी लगता है, मैं उनको गाइड करता हूँ, अच्छा भी लगता है। बहुत सारे लोग मेरे गाइडेंस में कुछ मेरे साथ जो है टॉप तक पहुँचे। जैसे इंडिया में आपने सबसे ज़्यादा बार 7 बार एवरेस्ट में आप पहुँचे, तो और भी इससे भी ऊपर रिकॉर्ड्स हैं लोगों के? या इंडिया का तो मेरा रिकॉर्ड है, इंडिया का पहला हूँ मैं कि 7 बार एवरेस्ट किया मैंने, वो भी अलग अलग रूट से। और वैसे यदि आप नेपाल की बात करें तो नेपाल में जिनके साथ मैंने क्लाइंब किया था, उसने जब वो 21वीं बार कर रहा था आपा शेरपा, तो उनके साथ मैं था उस टाइम में, और उन्होंने 21 बार किया था, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। फिर उसके बाद अभी 21 बार माउंट एवरेस्ट हाँ सबमिट किया था, टॉप तक पहुँचे थे वो। और फिर अभी कामिरीता शेरपा जिसने इसी साल जो है 30 बार किया। 30 बार? हाँ, तो लकीली मैं उनके साथ भी जो है, जब वो 26 बार कर रहे थे मैं उनके साथ था। अच्छा। तो मेरे को इन लोगों के साथ भी काम करने का मौका मिला। तो बहुत सारे हैं जिसने 15, 16, 14 बार किए हुए नेपाल में, बहुत सारे क्लाइंबर हैं और बहुत अच्छे क्लाइंबर। उनका स्टेट बढ़ावा देता है?
ऑन स्टेट नेपाल गवर्नमेंट टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस है नेपाल गवर्नमेंट का, तो ये भी एक एडवेंचर टूरिज्म है, इस पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस है। उनकी कमाई भी होती है इससे। और मैं समझता हूँ कि विदाउट शेरपा आज भी जो है माउंटेन क्लाइंब करना बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, शेरपा का रोल क्या होता है? तो उन्हीं वो माउंटेन गाइड भी होते हैं, और वो एक बहुत टेक्निकली भी होते हैं, और आकलन भी लगा फिजिकली भी लेते हैं। बहुत अच्छा होते हैं। वेदर का भी उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है, और सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत सपोर्टिव होते हैं और लोगों को सपोर्ट करते हैं। दूसरा उनका रोजी रोटी भी है वो। तो मेन तो मैं कहूँगा कि रोजी रोटी है। जिस एल्टीट्यूड में वो लोग रहते हैं उस एल्टीट्यूड में कुछ भी नहीं होता है। याक है उनके, याक चुगाते हैं, उसका चीज़ बना के उसको बेचते हैं, या फिर थोड़ा बहुत आलू गोभी इस टाइप से होता है। बाकी तो सब प्लेन से लाना होता है, और जो वहाँ तक सामान पहुँचना बहुत मुश्किल है। एक यदि गैस सिलेंडर कहें तो वहाँ पहुँचाने में 10,000 रुपया लग जाता है, और चावल का 1 किलो चावल पहुँचाने में 500 रुपया लग जाता है। तो अच्छा। इतने डिफ़िकल्ट एरिया में वो लोग रहते हैं, तो वो इनके एक अच्छा रोजी रोटी का साधन भी है, जिससे वो अपने बच्चों को आगे अच्छे हायर एजुकेशन दे सकते हैं, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए वो लोग जो है इस फील्ड में काम करते हैं। अदरवाइज यदि मैं कहूँ तो आज के डेट में कोई भी शेरपा की फैमिली नहीं चाहते कि ये काम करे, माउंटेनियरिंग में रिस्क काम फैक्टर करे। है। रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो नहीं चाहते कि भाई कभी कहीं कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। और ये चीज़ें शेरपा भी खुद सोचता है बेचारा। तो उनका एक तरफ से ये देखा जाए तो रोजी रोटी भी है, इसलिए उनकी मजबूरी भी, मैं कहूँ मजबूरी तो नहीं कहूँगा, एक रोजी रोटी का बहुत अच्छा जरिया जरिया है। जिससे कि वो अपने फैमिली को आगे सपोर्ट कर सकता है। ओवरऑल आपको, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड है, हम आप उत्तराखंड से, हम उत्तराखंड से हैं, यहाँ क्या बहुत सपोर्टिव पॉलिसी है इस तरह से, खासकर जो माउंटेनियर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, या एडवेंचर स्पोर्ट्स में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए? उत्तराखंड का जो भौगोलिक है ना, ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत है। अपने आप में इतना खूबसूरत है कि एडवेंचर टूरिज्म या वैसे टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए तो उत्तराखंड में बहुत ही अच्छा आने वाले टाइम में हो सकता है। थोड़ा सा हम लोग यदि अपनी पॉलिसी में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, और कुछ रूल्स हैं उसको सिंगल विंडो सिस्टम करें, और तो बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे, बहुत सारे फॉरेन के एक्सपिटिशन से आएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पीक्स हैं। आप 7,000 के बहुत सारे पीक्स हैं, ऑलमोस्ट 8,000 मीटर के पीक्स हैं, जो 8,000 को टच करने वाले पीक्स हैं। नंदा देवी ईस्ट है, नंदा देवी मेन है, ऐसे यदि हम सेंचुरी खोल दें आज के डेट में तो अनगिनत पीक्स हैं। और उसके लिए पूरे वर्ल्ड में जितने एडवेंचर से जुड़े हुए लोग हैं, क्लाइंबर्स हैं, उनका ड्रीम है, एक सपना है उनका कि सेंचुरी खुले तो हम यहाँ जाएं। हर कोई नंदा देवी एक्सपिडिशन करना चाहता है, माउंटेनियर। तो कुछ ऐसे रूल्स हम बनाएं, कुछ लोग बैठ के कुछ ऐसे हल निकालें जिससे कि इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो और लोगों का ड्रीम भी पूरा हो। ऐसा कुछ करें, और तो उससे रोज़गार भी मिलेगा, और एक वर्ल्ड में एक उत्तराखंड का नाम भी होगा, और इन्वायरमेंट को भी हम सेव कर सकते हैं। आप कह रहे हैं पॉलिसी सपोर्ट चाहिए, पॉलिसी सपोर्ट चाहिए, जो अभी नहीं दिखाई दे जो रहा अभी है। दिखाई नहीं दे रहा है। अभी सेंचुरी तो हमारा बंद है, लेकिन जो बाकी पीक से है उसके लिए भी पेपर फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अच्छा। उस पेपर फॉर्मेलिटीज़ को मैंने कहा ना, वो सिंगल विंडो सिस्टम यदि हम करें, दिल्ली में, नेपाल में है वो। हाँ वो नेपाल में है। दिल्ली में सपोज कोई टीम लैंड करता है तो दिल्ली में ही जो है उसको सब कुछ वहाँ पे उसको जो है क्लियरेंस मिल जाए उसको, कि आप जा रहे हैं क्लाइंबिंग के लिए। ये ना हो कि आप रास्ते में आपको चेक पोस्ट में रोका जा रहा है, फिर आपको रोड हेड में रोका जा रहा है, फिर आप आगे जा रहे हैं, आगे ट्रैकिंग में जा रहे हैं तो रास्ते में आगे भी रोका जा रहा है, आपको परमिट देखना पड़ रहा है, तो फिर वो बोलते हैं कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। फिर आप तहसील में पहुंचते हैं, तहसील वाला बोलते नहीं ये तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से होगा, तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, और लिमिटेड टाइम होता है आदमी के पास। उसके बाद क्योंकि पोर्टर है,
पोनीज है, सामान है, बहुत सारे चीज़ें, वापस जाने के लिए उसका टिकट बुक है ऑलरेडी। तो एक टेंटेटिव जो प्रोग्राम है वो फिक्स है उनका। उस प्रोग्राम में एक दिन भी यदि लेट होता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, उतने दूर से आया है वो। तो इसलिए उसको फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत है। नेपाल में इसीलिए ज़्यादा लोग टूरिस्ट जा रहे हैं। वहाँ इंटीरियर एरिया में भी आप जाएंगे ना तो वहाँ पे एक छोटा सा लॉज होगा। उस लॉज में आप बैठेंगे तो आपको उस लॉज के जो ऑनर है उसका बोलने का तरीका, उसका सर्व करने का तरीका, उससे आपको वैसी मज़ा आएगा। अच्छा। तो वो चीज़ें यहाँ हमें सिखाने की ज़रूरत है, वो चीज़ें यहाँ पे लाने की ज़रूरत है। आप एवरेस्ट ट्रैकिंग के लिए बेस कैंप तक जा रहे हैं, बहुत सारे लोग एवरेस्ट बेस कैंप तक जाते हैं, अन्नपूर्णा बेस कैंप के लिए जाते हैं, लांगटंग ट्रैक में जाते हैं। मैं भी गया हूँ बहुत सारे ट्रैक्स में। कहीं कोई वो ही नहीं है, एक जगह आप अपना वो कर लो, बस वहाँ से आप चलते रहो, आपको कोई नहीं पूछने वाला। दूसरा कम्युनिकेशन, राम भरोसे। हाँ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। हाँ वो हमारे यहाँ पे बहुत ही है ही नहीं कम्युनिकेशन का। सैटेलाइट फ़ोन आज आप यदि नेपाल में जाते हैं तो किसी भी एजेंसी से आप फ़ोन हायर में ले लो, अपना रिचार्ज करो, कहीं भी बात कर लो, आप कहीं से भी किसी टाइम भी बात कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ वो एक प्रॉब्लम है। और जबकि माउंटेनियरिंग में या ट्रैकिंग में, एडवेंचर स्पोर्ट में कम्युनिकेशन लाइफ लाइन है। कम्युनिकेशन के बिना बहुत ही मुश्किल है। कहीं पे कुछ मिस हैपनिंग हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई तो बिना कम्युनिकेशन का कैसे होगा? आपको बहुत दूर आना पड़ेगा, तब तक तो सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा। बिल्कुल। इसलिए कम्युनिकेशन है और कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज़ है, उसको यदि हम फ्लेक्सिबल रखें तो यहाँ पे और मैं ये नहीं कहता कि इन्वायरमेंट को भी हम लोग सेव करने में कुछ जो इस फील्ड से जुड़े हैं उनसे भी, उनको भी जोड़ें, कैसे हम टूरिस्ट को भी पहुंचाएं, एक्सपीडिशन भी ले जाएं और ज़्यादा हमारा इन्वायरमेंट भी नुकसान ना हो। इस तरह से कोई पॉलिसी बैलेंस बनाने की बैलेंस जरूरत बनाएं और जो उस टूरिस्ट को चाहिए फैसिलिटी, वो फैसिलिटी देने की हम कोशिश करें। लास्ट गांव में भी जब है वहाँ पे भी कुछ लोग इस तरह से ट्रेन हो, और तो मैं कह रहा हूँ टूरिस्ट संभालना मुश्किल होगा। मैं तो युवा लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग कोर्स करिए, इस फील्ड में जाए। अभी मैं दारमा वैली में था, अच्छा। वहाँ होम स्टे अभी नया नया चल रहा है। मिलम गया था मैं अभी 2 हफ्ते पहले, उससे 1 हफ्ते पहले मैं वहाँ था। तो वहाँ जो भी यंग लड़के वहाँ पे कुछ कर रहे थे उनको मैंने बताया कि कैसे करना है। नेपाल का ही वो एग्जाम्पल दे रहा था मैं कि कैसे आपको चलाना है, कैसे करना है ये सब। तो उन्होंने भी ये चीज़ बताया कि कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम है। कई बार जहाँ रोड ब्लॉक हो जाती, नीचे से होम स्टे में रुकने के लिए लोग आ रहे तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। कई बार उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो जाती, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, हम लोग वेट कर रहे हैं। फिर कई 11-12 बजे बड़ी प्रॉब्लम होती थी रात को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो करें। और दूसरा जो लास्ट जहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, वहाँ पे वही मैंने बोला पेपर फॉर्मेलिटीज़ बहुत वो है। तो वो उन्होंने मेरे को ये चीज़ें बताई, मैंने उनको बताया था कि कैसे आप जो है इसमें ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप। बट ये आप मानते हैं कि जो फ्यूचर है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा है? अगर उत्तराखंड बहुत फोकस करे तो वो लाइवलीहुड का भी जरिया बन सकता है, रेवेन्यू अर्निंग का भी जरिया बन सकता है। बहुत ही मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ पहले फौज में जाते थे ज़्यादातर। आज भी देखो तो कहाँ जाएगा? फौज में। फौज में किस में जाएगा उसको नहीं पहला मालूम। प्यार फौजी है, बस उसको नहीं मालूम कि फौज में क्या जाना है। मैंने उसको नहीं मालूम जाना कि है, मैंने बस सिपाही बनना है, कैप्टन बननी है, क्या बनना है, उसको कुछ नहीं मालूम। बस सिर्फ फौज में जाना है, ये तक हम लोग सीमित है। और उससे अब वो भी जो है कम होने लग गया है। तो सबसे रोज़गार का सबसे अच्छा जरिया आज के डेट में टूरिज़्म से अच्छा नहीं है, वो हमारे पास है। वो नेचर ने हमें दे रखा है, भगवान ने, गॉड ने हमें दे रखा है। जिस एरिया में जाओ आप, ट्रैकिंग में जाइए, लो एल्टीट्यूड ट्रैक, हाई एल्टीट्यूड ट्रैक, स्कीइंग, माउंटेनियरिंग, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, जिस फील्ड में देखो वो फील्ड हमारे लिए अवेलेबल है यहाँ पे। बस फोकस करनी है थोड़ा सा। वही मैंने बोला पॉलिसी और प्लस थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग लाएं, थोड़ा सा पब्लिसिटी की भी ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हम यदि देते हैं तो मैं समझता हूँ कि बिजनेस संभालना मुश्किल होगा इधर। अच्छा, हाँ ऐसा ये आपको लगता है? मैं कभी आपको टूरिज्म डिपार्टमेंट ने नहीं कहा, बिकॉज आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप थोड़ा हमें इनपुट दीजिए, हम कैसे इस पॉलिसी को और अच्छा बना सकते हैं और शेप अप कर सकते हैं? इतना वो नहीं था, पर पंडित नैन सिंह माउंटेनियरिंग जो इंस्टीट्यूट मुंशियारी में बना, हाँ। उसमें मैंने पूरा मेरा वो था उसमें कि कैसे इसको बनना चाहिए करके। तो जितने भी उसके उस टाइम जो
बायलॉज टाइप का बन रहा था, वो सब मैंने और इंस्टीट्यूटों से ला के दिया था। तो मैंने ये बोला था उनकी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनिंग अलाइड स्पोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट का हिमाचल का है मनाली में, उनके आज 9 ब्रांचेज हैं। अच्छा, और पूरे बहुत- स्टेट में? पूरे स्टेट में, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। टूरिस्ट इतने आ रहे हैं वहाँ पे, बैक टू बैक कोर्सेज चल रहे हैं उनके। और तो उसी हिसाब से बनाने का था उसको, और वो अभी बन गया है, और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी वो शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि वो इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट होगा इंडिया का जो सबसे नज़दीक ट्रेनिंग एरिया होगा जिसका। और आज माउंटेनिंग ट्रेनिंग के लिए जो है 3-3 साल का वेटिंग है। पूरे इंडिया में 5-6 इंस्टीट्यूट है, सब जगह 3-3 साल की वेटिंग है। आज यदि 3 उत्तराखंड साल का, की वेटिंग है? हाँ, आज यदि उत्तराखंड का एक लड़का बेसिक कोर्स करना चाहता है माउंटेनिंग का, तो उसको 3 साल वेट करना पड़ेगा। तो मतलब डिमांड है बहुत ज़्यादा। और वो वहाँ से यदि कोर्स करता है तो वहाँ पे ट्रेनिंग एरिया बहुत नज़दीक है। वो इंस्टीट्यूट ऐसी जगह में बना हुआ है कि उसका रॉक क्लाइंबिंग एरिया बिल्कुल अब मनाली की बात कर रहे हैं? नहीं, वो तो जो उत्तराखंड का है। मनाली में तो है ही है, मनाली में भी बहुत नज़दीक है। और सेम वैसी उत्तराखंड का जो अभी मुनस्यारी में बना हुआ है, इस इंस्टीट्यूट का भी उससे भी बढ़िया है, अच्छा, क्योंकि इसका बिल्कुल कैंपस के अंदर ही अभी रॉक वो है। स्टार्ट हो गया? अब बिल्कुल स्टार्ट होने में है, और मेरे ख्याल से हैंड ओवर हो गया है वो, और बहुत जल्दी वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसका ट्रेनिंग एरिया बहुत नज़दीक है। तो ट्रेनिंग एरिया नज़दीक होने से क्या है कि फ़ीस भी कम होगा और कम खर्चा होगा, और अर्निंग ज़्यादा होगा उससे। तो बहुत अच्छा अर्निंग भी होगी। और जो इतने वेटिंग में चल रहा है कोर्सेज, वहाँ बैक टू बैक कोर्स चलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा वहाँ पे। प्लस जब और थोड़ा वेटिंग भी कम हो जाएगी? वेटिंग भी कम हो जाएगी। प्लस जब एक ट्रेनीज बेंगलोर से, बॉम्बे से, कहीं से यदि सपोज करता मुनस्यारी पहुंचता है, उसको हाई एल्टीट्यूड में जाने के लिए कैप चाहिए, वुलन का ग्लव चाहिए, मोजा चाहिए, कुछ जैकेट हैकेट चाहिए, कुछ ना कुछ तो खरीदेगा वहाँ पे। तो लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट इकोनॉमी मिलता है। को भी सपोर्ट मिलेगा, और कुछ लेके भी जाएगा वो। बिल्कुल। तो ऐसे हर कोर्स में यदि 100-200 लोग आते हैं, तो उस एरिया का इकोनॉमी भी बढ़ेगा, वहाँ का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो उस हिसाब से उसको बनाया गया था। तो मैं समझता हूँ कि वो इंस्टीट्यूट आने वाले टाइम में इंडिया का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट होगा, इसलिए होगा कि उसका ट्रेनिंग एरिया बहुत नज़दीक है। अच्छा, तो यदि जो फीस है, जैसे अभी ज्योग्राफिकली वो बहुत ही अच्छी जगह पे है। बहुत अच्छी जगह में है। अब जैसे यदि आप कहें उत्तरकाशी की बात करते हैं, तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, तो उसका ट्रेनिंग एरिया बहुत दूर है। अच्छा, तो ट्रेनिंग एरिया दूर होने से जो सामान लेके जाता है पोर्टर पोनीज, तो उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो उसमें फ़ायदा नहीं हो पाता, तो उसमें उल्टा सब्सिडी देना पड़ता है। तो मुनस्यारी वाले इंस्टीट्यूट में वो प्लस पॉइंट है। ओके। आप मुझे बताइए, मैंने सुना आपकी वाइफ भी जो है वो माउंटेनियर है, वो भी पर्वतारोही हैं। हाँ। लेकिन वो मैं बाद में पूछूंगा। जरा आप अपनी शादी का किस्सा बताइए। मुझे एक मित्र बता रहे थे कि लवराज जी बहुत अच्छी तरह नैरेट करते हैं अपनी शादी की। ये एक बड़ा कई बार बोलते हैं ना कि भगवान ऊपर से जोड़ी बनाता है, तो मैं उसको मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि मैं इंटरकास्ट मैरिज के फेवर में नहीं था। अच्छा। पहले। और सच बोलूँ तो मेरी नौकरी लगी हुई 3 साल हो गया था, और ठीक अच्छा, ठाक। बीएसएफ में आ चुके थे? अब मैं बीएसएफ पूछूंगा में आ आपसे। चुका था, उससे पहले भी मैं नौकरी कर रहा था। तो बीएसएफ में आने के बाद नौकरी भी ठीक ठाक थी, और एक ठीक ठाक उस टाइम में नाम भी था, एवरेज भी चढ़ा था। लेकिन 3-4 साल तक मेरे को कोई हमारे यहाँ से कोई वही नहीं हुआ, रिश्ता नहीं मिला? रिश्ता ही नहीं मिला। तो उन्होंने क्या, मतलब वहाँ के लोग सोचते होंगे अरे ठीक है, कौन सी, उनको इतनी ज़्यादा उसकी जानकारी भी का भी अब अभाव जो भी होता है। रहा, गाँव के लोग सरल लोग तो हैं। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है ना, लोग आज भर्ती होता है, कल से रिश्ता आना शुरू हो जाता है। अच्छा। आपने भी देखा होगा। हाँ, आपको नहीं आया? हाँ, तो मेरे को भी बड़ा लगा। अब मैं अपने मुंह से तो नहीं बोल सकता था। फिर मतलब 4 साल का इंतजार, लेकिन हाँ, रिश्ता नहीं आ रहा है। हाँ, उससे फिर क्या हुआ कि एक एक्सपीडिशन में मैं गया था। अच्छा। लद्दाख में था मैं। हाँ। कोई फॉरेन एक्सपीडिशन था। मैं वहाँ से वापस आ रहा था, और आईबी वाले वहाँ पे वो करते हैं, एंट्री करते हैं। तो आईबी वाला मेरे होटल में आया, बोला कि मेरा एंट्री किया। मैंने कहा कल सुबह की फ़्लाइट है हमारी वापसी। तो बोला यार वो फलाने होटल में जो है 2 और टीम आ रखी हैं, वहाँ जाना है। मैंने कौन से होटल में? मैंने फलाने होटल। मैंने कहा यार IMF से लाइजन ऑफिसर मेरे ही जानने वाले होंगे। तो मैं गया उस होटल में, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था होटल पे ना, सब ये बाहर घूमने गए थे।
फिर मैं एक बार निकल गया था वहाँ से, फिर मैंने कहा चलो 5-10 मिनट वेट कर लेता हूँ। तो मैं वेट किया, फिर मैंने कहा छोड़ो निकलता हूँ। मैं गेट में पहुँचा था, ये लोग आ रहे थे वहाँ से। तो उसमें जो जिस एजेंसी का टीम था वो एजेंसी को भी मैं जानता था, उसमें एक लाइजन ऑफिसर था उसको भी मैं जानता था, मैडम को मैं नहीं जानता था। अच्छा, मैडम भी उस टीम का पार्ट उस थी? टीम का वो भी लाइजन ऑफिसर थे उसमें। अच्छा। तो फिर वो गले गले मिले हम लोग, बाकी लोग जितने भी जानने वाले थे वो लोग बोले चलो चलो कौवा पीते हैं। कौवा पिया मैंने, मैडम से कोई मेरी बात भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब ये 1 महीने बाद वापस आए तो आईएमएफ में हम लोग मिले, जबकि मैं आईएमएफ कई साल से ऑलमोस्ट दिल्ली में था मैं, तो हफ्ते में 2-3 दिन तो जाता ही था, कभी इनसे मुलाकात नहीं। उसके बाद वो सेकंड मुलाकात थी, फिर कई बार वो रोड के उधर से जा रहे हैं, मैं इधर से जा रहा हूँ, तो वो खाली हाथ हाथ हिलाना ऐसे ही था। ऐसे कई बार मुलाकात हुई, अनएक्सपेक्टेड ना, ऐसे मुलाकात तो वो था। फिर ऐसे धीरे धीरे जो है हम लोग मिले। फिर मैंने एक दिन बोल ही दिया उनको क्या बोला? कि भाई हाँ अब वही मैं तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप बहुत शर्मा रहे हैं, भूला क्या ये तो बता दीजिए। मैंने यही बोला था भाई कि यार आपका और हमारा जो है एक ही वो है, फील्ड है, और यदि हम लोग आपस में यदि मैरिज करते हैं, मिलते हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छा हमारा वो रहेगा, अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो उन्होंने भी अपने घर वालों से पूछा, और आपके घर वाले तैयार हो गए? हाँ, तो मेरे घर से इतना कोई वो नहीं था, उनके घर से भी नहीं था। उनके वो भी आर्मी बैकग्राउंड से थे, उनके फादर आर्मी मेजर रिटायर थे, और भाई भी आर्मी में मेजर था उनका, तो उनको भी ज़्यादा वो नहीं था। फिर ये एक वो हो गया, तो तब मैं मानता हूँ कि ये एक जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है, ऐसा मेरे को मैं मानता हूँ कई बार। और आप यकीन नहीं करो, जब मैंने हाँ बोला, जब मैंने ये बोला, उसके 1 हफ्ते बाद मेरे को कई 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 ऑफर्स आए, ऑफर में कई रिश्ते आए। तो मैंने कहा नहीं, अब तो वो हो गया ये अब। तो ससुराल कहाँ है आपका? मेरे ससुराल यदि वैसे देखा जाए तो मेरी फादर इन लॉ जो है वो लाहौर के थे। पार्टीशन के बाद वो इंडिया में बस गए, फिर वो आर्मी में थे, और दार्जिलिंग में फिर उनकी पोस्टिंग थी, तो वहीं उनको अच्छा लगा तो वहीं घर बना लिया ना, तो वहीं बस गए थे। तो अभी दार्जिलिंग में भी है, दिल्ली में भी है। अच्छा, तो मैंने सुना वो भी काफ़ी माउंटेनिंग के लिए जाती रहती हैं? हाँ, वो भी क्लाइंबिंग करती हैं, और वो फर्स्ट इंडियन है लेडी जिन्होंने 900 किलोमीटर स्की करके साउथ पोल पहुंची, दक्षिणी ध्रुव, कोस्ट टू अंटार्कटिका। तो कौन सी ईयर है? 2009 में। अच्छा। और वो 2009 में सबसे ज़मीन का सबसे लोएस्ट उसमें थी, मैं सबसे टॉप में था। अच्छा, आप एवरेस्ट में? एवरेस्ट में, तो ये भी एक संयोग था हमारा ना, मैं टॉप में था। एवरेस्ट वर्ल्ड का टॉप है, और अर्थ का सबसे लोएस्ट साउथ पोल है, तो ये वहाँ पे थी। तो 900 किलोमीटर इसकी करके ये 38 दिन में पहुँची थी, 900 किलोमीटर स्कीइंग करके। तो तो हम दो एक ऐसे कपल हैं जो इंडिया के फर्स्ट हैं। अच्छा, दोनों। तो ये जोड़ी बढ़िया रही। हाँ, अच्छा है। अभी 2004 में हमारी शादी हुई, 20 साल हो गया। तो अभी मैंने सुना 2015 में, मतलब आपने कुल 11 बार कोशिश की जी, जिसमें से 7 बार आप सफल रहे, जो मैं जान रहा, यही है ना? हाँ। तो 2015 में जब आप माउंट एवरेस्ट के लिए जा रहे थे तो उस भूकंप आ गया था, तो वो थोड़ा घटनाक्रम हमारे दर्शकों को बताइए। वो ऐसा था ना कि केदारनाथ में मैं गया था, तो केदारनाथ में बहुत लोग सदमे में आए थे 2013 में। अच्छा, केदारनाथ में थे? केदारनाथ में भी हम लोग रेस्क्यू में थे, बीएसएफ की टीम हमारी। अच्छा। और हम वहाँ पे 6 महीने रहे, और पूरा 6 महीने में रहा वहाँ पे कालीमठ वैली में। अच्छा। तो वहाँ पूरा हमने 11-12 गाँव को नुकसान बहुत हुआ था? बहुत नुकसान हुआ था वहाँ पे। लोग ज़्यादातर ना वो हो गए थे, सदमे में आ गए थे, और बहुत बहुत सारे केसेस देखे हमने जिनके बच्चे वहाँ मर गए थे, हस्बैंड बच्चे मर गए थे, कुछ ऐसे भी थे, और उनसे भी हमने फेस किया। बहुत सदमे में थे लोग। तो मैं कई बार सोचता था यार अब तो इतना टाइम हो गया, अभी भी लोग सदमे में हैं। पर एक्चुअल जब मेरे को लगा सदमा, तो मेरे को साल भर लगा बाहर आने में।
तो 2015 में एवरेस्ट में था मैं। और ये जब 12:30 बजे के आसपास में नेपाली टाइम में हल्का सा एक आवाज़ सी आई, तो मुझे लगा कि कुछ, मेरे को आवाज़ ज़्यादा वो नहीं लगा। जब डॉक्टर ने मेरा देखा था, नीचे कुछ देखा था, बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ, डॉक्टर को फर्स्ट झटके का पता लगा था। सेकंड बार जब सेकंड वेव, उसके 5-7 सेकंड बाद सेकंड वेव आया, वो काफ़ी तगड़ा था। तब मैंने बोला भूकंप। तो हम लोग बाहर निकले और एक दूसरे को ऐसे पकड़े। जब बाहर निकल के मेरे ख्याल से 8-9 सेकंड होगा, तब थर्ड वेव आया, वो जो बहुत बड़ा था, पूरा हिला दिया। हम सोच रहे थे हम क्रेवास में जाने वाले हैं। तो मेरा फेस माउंटेन की तरफ था। उस दिन थोड़ा सा विजिबिलिटी कम थी, लो क्लाउड था। तो मेरे को सामने से दिखा कि आ रहा है अवलांच पूरा ना, सब जगह से आवाज़ें आ रही है, कहाँ देखे आदमी। तो मेरा फेस उस था, जिस साइड था उसी साइड से वो बड़ा अवलांच आ रहा था। तो मैंने सब अपने मेम्बरों को, इनको बोला कि ये आ गया, इधर से भागो नीचे। अब ग्लेशियर में काफ़ी पत्थर वत्थर बहुत होते हैं ना, तो सब ने, हमें पता था कि उधर से आ रहा है, तो सब पत्थर के आड़ लेके बैठ गए। लेकिन विजिबिलिटी नहीं था, कम था, तो जिन लोगों को नहीं दिखाई दिया उन्होंने उसी साइड में शेल्टर लिया, वो सब पिचक गए उधर ही। तो 19 कैजुअलिटी हुई और पूरा कैंप के कैंप उड़ गए। तो हम लोग जो है उस तरह से बचे। मेरे कैंप में भी थोड़ा सा हुआ था, पर हमने अपने सबसे पहले मैं आया, अपने टीम को देखा, उसके बाद देखा तो अफरा तफरी बहुत हो गई थी। विदिन 15 मिनट में बेस कैंप खाली होने लग गया, लोग भाग के नीचे जाने लग गए। अपना स्लीपिंग बैग उठाया, किसी ने वो भी नहीं उठाया, लोग इतने डरे हुए से चले गए। फिर वहाँ पे उस दिन रेस्क्यू तो नहीं हो पाया, लेकिन मोटा मोटा ये था कि भाई काफ़ी नुकसान हो गया है। फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे रेस्क्यू शुरू हुआ और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रेस्क्यू हुआ। आप इंडियन आर्मी तो नहीं पूरा वहाँ पर करते, मौजूद थी। आप यकीन नहीं करोगे। 6 बजे रेस्क्यू शुरू हुआ मेरे कैंप से, और मेरे कैंप में जो थोड़ा बैठ सकते थे, जो कम घायल थे, वो सब मेरे कैंप में थे। और जो ज़्यादा चोट लगे थे, जो जिसको लेटाना था, ज़्यादा चोट वाले, वो मेरे बगल में एक हिमालयन गाइड का मेरे से बड़ा कैंप था, उनके उसमें सब उसमें लेटा रखा था। उनके उसमें हमारे भी कुछ मेंबर ऊपर गए हुए थे, तो उनके टेंट खाली था, उसमें रखा था वो। उसमें हमने गैस का वो लगा के, हीटर लगा के, एलपीजी गैस का वो करके सब लेटा रखा था, लोगों को बैठा रखा था। तो अर्ली मॉर्निंग जो है एक हेलीकॉप्टर आई और उसमें से हमने उनको वहाँ पे सुपर पायलट है वहाँ पे, आप यकीन नहीं करोगे, 2013 में वहाँ पे मैक्सिमम पायलट जो है यूरोप के थे, यूएसए के थे या यूके के थे। आज के डेट में वहाँ पे मैक्सिमम पायलट लोकल है और सुपर पायलट है। आप यकीन नहीं करोगे, 24,000 फीट से लॉन्ग लाइन करके रेस्क्यू करते हुए मेरे पास खुद वीडियो है। और ऑलमोस्ट 23,000 से कैजुअलिटी को लेके आते हुए मेरे पास वीडियो है। बहुत अच्छे पायलट हैं अभी। और उस ट्रेन कहाँ एल्टीट्यूड हुए में वो ज़्यादातर उन्होंने फिनलैंड में ट्रेनिंग लिया, अच्छा। और कुछ ने यूरोप में ट्रेनिंग लिया, और आजकल ज़्यादातर फिनलैंड में कर तो रहे फिर हैं। आप नीचे कब आए? तो वो फिर वहाँ पर रेस्क्यू 11 बजे तक रेस्क्यू ख़त्म हो गया था। फिर बॉडी तो खैर बात की बात ही, जो इंजर्ड थे उनको रेस्क्यू कराया। उसके बाद जो ऊपर फंसे हुए थे उनके लिए सामान भेजना था, वो कुछ भेजा हम लोगों ने। फिर उसके नेक्स्ट डे जो है बॉडीज़ वहाँ से उठाया गया। तो उसके बाद ही हम लोग नीचे को उतरे वहाँ से। तो काफ़ी कैजुअलिटीज़ हो गई। 19 कैजुअलिटी 19 हुए casualties और इंजर्ड थे ऑलमोस्ट 60 से 70 लोग इंजर्ड, जिसमें से 12-13 लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड थे। तो ये लगा लो कि मैं कई बार ना अपने दिल्ली में भी जो है, कई बार यदि कोई रात में सोए ना, कोई गाड़ियाँ यदि बगल से निकल ली, जोर से ट्रक निकल ली, वो निकल ली, तो आवाज़ आती है ना, तो मेरे को लगता था जैसे भूकंप आ गया। मैं अपने बेड से बाहर होता था, तो सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहा था मैं। अच्छा। तब मेरे को लगा कि इतना वो है। तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, अपने आप में मैंने कुछ, अब तो कुछ भी होगा, मैं शाम को जब मैं सोता था तो मैं बोलता था कि कुछ भी हो, मैं अब आज उठूंगा नहीं। लेकिन दिमाग पहले पहले तो सोचने का ही मौका नहीं देता था, उठ ही जाता था। फिर धीरे धीरे जो है कंट्रोल हो गया। उसके बाद फिर मैंने दोबारा शुरू किया एक्सपीडिशन। 2017 में मैंने वो एनजीसी की एक्सपीडिशन ले गया, उसमें गार्बेज कलेक्शन किया। हाँ, ये जो गार्बेज वाला आपने कहा, ये मतलब ऊपर इतना गार्बेज रहता है?
गार्बेज हर माउंटेनर नहीं चाहता कि भाई मैं वहाँ पे गार्बेज छोड़ूं, और जो क्लाइंबर है वो लाना चाहता है नीचे को, पर कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाता है टीम में, वेदर से कई चीज़ें हो जाती है, इसलिए कई बार छोड़ना पड़ता है वहाँ पे, और कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। और जैसे रोप है, कई जगह से लाना बड़ा मुश्किल है, रोप तो लगा ली लेकिन नीचे खोल के लाना बहुत ही रिस्की है, तो वहाँ पे ऐसे छोड़ना पड़ता है, ऐसे कुछ टेंटेज हैं। अब क्या है कि यदि एवरेस्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, और नॉन क्लाइंबर अब काफ़ी लोग जा रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं वो लोग कुछ सालों से जो है वो उनकी तादाद ज़्यादा हो गई अभी। वो सिर्फ देख चाहते हैं कि मैं अर्थ का सबसे टॉप में पहुँचूँ, और अलग अलग थॉट लेके लोग चले हुए हैं, तो इसलिए जो है थोड़ा बहुत वहाँ पे गार्बेज हैं। तो हमारा, मैं 2009 से शुरू किया था मैंने ये गार्बेज कलेक्शन का। अच्छा, इंडिया तो में भी आप करता जाते हूँ, थे और बाहर भी वहाँ से लेके करता आते, हूँ, लाते कैसे थे? और वहाँ से हम लोग अलग से एक बजट बनाते हैं उसका, अच्छा, और फिर वहाँ से कलेक्ट करते हैं शेरपाओं से, इनसे लोगों से हम बोलते हैं कि आप हमें गार्बेज दो और तोल के पैसा लो उसका। तो पहले स्टार्टिंग में हमने 2009-10 में, 11-12 में 1 किलो गार्बेज देते थे तो 30 रुपया 40 रुपया उनको देते थे हम लोग, 100 रुपीज़ किलो गार्बेज ऐसा। तो यदि 30 किलो लाया तो 3,000 रुपया उसका हो गया गार्बेज का, और यदि हायर कैंप से ला रहे तो उसका ज़्यादा देते थे पैसा, ऐसा करके वो गार्बेज आता था वहाँ पे। तो लोग क्योंकि उनको पैसा मिल रहा, वहीं पे हाथों हाथ पैसा मिल रहा है, तो ऐसे करके हमने शुरू किया। फिर धीरे धीरे टॉयलेट का था, टॉयलेट कैसे वहाँ से वापस लाया जाए, तो कभी बकेट सिस्टम, कभी ये करके, मेरा एक दोस्त है वहाँ पे जो एजेंसी चलाता है, उनसे हमने मिलके ये किया। फिर बाद में जिप सिस्टम वाला बनाया, डबल जिप वाला, उसके अंदर केमिकल भी है, थोड़ा सा हैंड सैनिटाइजर भी है, टिश्यू पेपर भी है। तो वहाँ पे तो टॉयलेट करेंगे तो वो तो जम जाता है, फ्रोजन हो जाता है, फिर वो जिप लगा के वापस लाते हैं। तो जो भी मेंबर जाता है उसको हम लोग उसका नाम लिख के देते हैं, तो वो उसको फिर वापस लेके आता है वो बेस कैम्प में, बेस कैम्प से फर्दर हम नीचे ला के उसको डिस्पोज करते हैं। तो ऐसा भी अब शुरू हो गया है, इस साल काफ़ी अच्छा हुआ। तो हम लोगों ने उस टाइम ONGC का जो एक्सिबिशन था, ONGC ने स्पेशली इसके लिए जो है वो किया था, एक्सिबिशन किया था, और हम लोगों ने तब 1500 kg गार्बेज लाया, 1500 केजी केजी गार्बेज और आया कैसे गार्बेज। इतना? और जो हायर कैंप से हमने 1000 kg लाया, जो पहली बार जो है नेपाल गवर्नमेंट ने हेली से 22,000 फीट से हेली से लाने का परमिशन दिया। तो हेली से, क्योंकि वहाँ तो उस एल्टीट्यूड में जो है हेली ज़्यादा उठा नहीं सकता है, तो 100 kg मैक्सिमम उठा के लाता था, या उससे थोड़ा ज़्यादा लेके आता था। तो उस एक ही पायलट जाता था, पीछे के सीट सारे निकाल दिए, फ्यूल उतना ही डालते थे जितना जाके आने जाने की वापस आए। जरूरत है ताकि वेट और ज्यादा ना हाँ, हो। वहाँ पे भी बंदे तैयार एकदम पैक करके रखे हुए थे गार्बेज, तो टाइम कंज्यूम कम हो, जिससे फ्यूल भी कम लगे। तो ऐसा करके बेस कैंप तक, वहाँ से कैंप 2 से बेस कैंप तक, बेस कैंप से फर्दर दोबारा जो है सेग्रीगेट करके दोबारा फिर वापस काठमांडू तक याक में और पोर्टर में लेके आए उसको। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन था। उसके बाद काफ़ी लोग अभी काफी अवेयरनेस है। अभी काफ़ी अवेयरनेस है, प्लस नेपाल टूरिज्म ने अभी फिक्स कर दिया लोगों को कि सपोज आपके एक मेंबर जा रहा है तो 8 किलो गार्बेज हायर कैंप से आना चाहिए। अच्छा, तो ये 10 मेंबर जा रहे हैं तो 80 किलो गार्बेज आपका नीचे लाना चाहिए। तो उन्होंने जहाँ क्रैम्पॉन पॉइंट बोलते हैं, जहाँ से क्रैम्पॉन पहन के जाते हैं हम लोग, वहाँ पे उन्होंने कैम्प लगा रखा है, टेंट लगा रखा है, तो वहाँ पे उनका चेक पोस्ट जैसा बना रखा है, वहाँ पे बाकायदा एक रजिस्टर रखा है, उनके बंदे बैठे हैं वहाँ पे, तो वो नोट करते हैं फलाने एजेंसी का टीम इतने मेंबर, इतना किलो गार्बेज आ गया। तो जैसे आप इतने ऊपर जाते हैं वहाँ खाने पीने का क्या रहता है, कैसे रहता है? खाने पीने का ज़्यादातर हम तो इंडियन लोग हैं तो ज़्यादा दाल भात ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम कैंप 1 कैंप 2 से दाल भात खाएं। अच्छा, हाँ, अदरवाइज ज़्यादातर पास्ता है, सूप है, चॉकलेट है, पावर बार आता है चॉकलेट जैसे ही, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जिससे कि जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, और ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। और फिजिकल अपना उसको बना के रखने के लिए जो है मेडिसिन लेके जाते हैं, मेडिसिन, ये सारा कुछ होता है साथ में। तो जैसे एक माउंटेनियर के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि वो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और मेडिकली भी फिट हो? मेडिकली भी फिट हो, और
प्लस जो है फाइनेंशियली भी फिट हो फाइनेंस पैसा भी तो बहुत चाहिए इसके लिए। आप ट्रैकिंग जा रहे हैं कहीं, आपको यदि इसका प्रकृति नेचर को देखने का यदि आपको शौक है, आप यदि नेचर को देखने जाते हो तो बहुत पैसे का खर्चा बहुत है, बहुत पैसा लगता है। पोर्टर आपको एक ट्रैकिंग करना है, सपोज 10 दिन का ट्रैकिंग करना है, कालंद्री उत्तरकाशी से कालंद्री होते हुए आपको बद्रीनाथ आना है, तो बहुत पैसा चाहिए। एक ट्रैकिंग की बात कर रहा हूँ मैं, अब तो एक्सपीडिशन के लिए तो फिर बहुत चाहिए। तो आपको फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग होना चाहिए, या फिर आपके पास कोई स्पॉन्सर है, तभी आप ये चीज़ें कर लेकिन पाएंगे। अभी तो आप काफ़ी लोगों को ट्रेन कर रहे हैं उत्तराखंड में, जो आपका डोईवाला में इंस्टीट्यूट है, बीएसएफ का जो एडवांस इंस्टीट्यूट है। हमारा बीएसएफ का इंस्टीट्यूट बहुत एक यूनिक सा इंस्टीट्यूट है ये, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। और यहाँ पे जल थल नभ तीनों उसमें जो है हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। पानी में भी ट्रेनिंग देते हैं और लैंड में भी देते हैं, एयर में भी देते हैं। अच्छा, तो ये अपने आप में एक अलग सा इंस्टीट्यूट है बीएसएफ का, बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग। तो वहाँ पर कोई भी एडमिशन ले सकता है तो या सिर्फ वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल? गवर्नमेंट का ही है। अच्छा, उसमें अभी आईपीएस लोग आ रहे हैं, आईएफएस आ रहे हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले आ रहे हैं, और सीआरपीएफ के ऑफिसर्स आ रहे हैं, और हमारे बीएसएफ के ऑफिसर्स तो है ही है हमारे, और ये एसडीआरएफ एनडीआरएफ के लोग भी आते ये भी होंगे। आ रहे हैं, एसडीआरएफ आ रहा है, स्टेट पुलिस के बहुत आ रहे हैं, रेलवे अच्छा, पुलिस के आ रहे हैं। अच्छा। पहले पहले म्यांमार के भी आए थे, बर्मा के भी आए थे। तो इस तरह से वो लोग आके हमसे कोर्स करते हैं, लेकिन सिविलियन के लिए नहीं है, गवर्नमेंट। तो क्या क्या वहाँ पर ट्रेन करते हैं आप? वहाँ पे हम लोग खासकर जैसे आपदा आती हैं, आपदा के दौरान में फर्स्ट रिस्पांस कैसे करना है वो उसके बारे में बताते हैं। प्लस कहीं पे एकदम से वो हो गया, कैसे आपको ड्रोन में कहीं पे फंस गया, आपका बंदे फंस गए हैं, उसको कैसे रेस्क्यू करना है, और ड्रोन से कैसे देखना है, ड्रोन का भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग होता है। और कहीं पे क्लिप के नीचे कोई फंसा है तो ड्रोन से कैसे वहाँ देखना है, वो सारे ट्रेनिंग हम लोग देते हैं वहाँ पे। और पानी में कैसे आप मिनरल वाटर के बोतल से कैसे आप तैर के जा सकते हैं, आपके पास यदि तारपोलिन है उससे कैसे आप बना के जाएंगे, बैम्बू है या कोई रेन पाइप है, पाइप से आप कैसे बनाएंगे, उसको बना के पार जाएंगे, कैसे उसको रेस्क्यू करेंगे, वो सारे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको हम सिखाते हैं। और प्लस फर्स्ट एड के बारे में सिखाते हैं कि फर्स्ट रिस्पांस आपका क्या रहेगा उसके प्रति, ये है सर्वाइवल कैसे करेंगे आप, ये सारा कुछ। तो राफ्टिंग आप सिखाते हैं, रॉक क्लाइंबिंग आप सिखाते हैं, माउंटेनियरिंग की माउंटेनियरिंग सिखाते हैं, और पैराग्लाइडिंग आप लोग सिखाते हैं। तो ये सारी सारी चीज़ें हैं। उस मेन फोकस है ड्रोन का, हम सिखाते हैं, ड्रोन की ट्रेनिंग देते हैं। आजकल ड्रोन बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का बहुत टेक्नोलॉजी यूज का होने है, लग जब गया। से रसिया और यूक्रेन की वो हुई, तो उसके बाद तो ड्रोन का बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर भी प्रेशर है, बहुत ज़्यादा इंडिया में भी। तो ड्रोन का काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी। और इस तरह से ट्रेनिंग दे के मेन फोकस रहता है कि कभी ऐसे कोई आपदा आ जाए तो उसमें आप कैसे बहुत बेहतर तरीके से आप उसमें लोगों को बचा सकते हैं, लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं और मेडिकल फैसिलिटी दे सकते हैं, ये मेन फोकस है। प्लस अभी जैसे कोई नौजवान है या कोई भी हो, वो चाहता है माउंटेनियरिंग में अपना करियर बनाना, तो उसको क्या करना चाहिए? अगर उसको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए? आजकल वैसे गूगल का ज़माना है, और गूगल में यदि वो लिखेंगे तो काफ़ी कुछ आ जाता है। फिर भी मैं कहूँगा कि आपको जिस फील्ड में भी काम करना है तो पहले बहुत फिजिकली बहुत डिमांडिंग है, फिजिकली आपका फिट होना बहुत ज़रूरी, मेंटली भी आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्योंकि आज युवा जो है करना तो चाहता है, यूट्यूब में देख के सोचता है कि और मेरे को भी जाना चाहिए, लेकिन वो वैसा नहीं है जैसे यूट्यूब में आता है या वैसे दिखता है, पिक्चरों में दिखता है, वैसा नहीं है। जब आप यदि फिजिकली जाते हैं उस एरिया में तो आपको बहुत सारे परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। कहीं पे कई बार ऐसा होता है कि बस मौत आपके सामने है, अच्छा, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, इसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो जो भी जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने जैसे बोला कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग करिए
और अपने आप को फिट रखिए, अपना फिजिकली मेंटली आप अपने आप को फिट रखिए। और विल पावर बहुत ज़रूरी है, इसमें विल पावर भी होना चाहिए आपका। हमारे पास तो नेचुरल टैलेंट है ना, अगर हम उत्तराखंड उत्तराखंड की बात में करें। तो पहाड़ का कोई भी है, उत्तराखंड का पहाड़ में जितने भी पहाड़ के लोग पहाड़ में बसते हैं लोग, उनको तो नेचुरल गॉड गिफ्टेड है वो लोग अच्छा। कुछ हद तक, क्योंकि पहाड़ में ही पैदा हुए हैं, पहाड़ में ही सब कुछ है उनका, चलना पहाड़ में सीखा हुआ है, तो उनके लिए पहाड़ में प्लस पॉइंट है वो। और एक प्लेन का आएगा तो उसको सीखने में टाइम लगेगा, और कितना भी वो है वो उसके बराबर नहीं हो सकता है। ऐसे यदि मैं राजस्थान में जाऊं तो राजस्थान वाले के बराबर मैं नहीं हो सकता, क्योंकि उसको वो वहीं पे पैदा हो रखा है, वहीं पे सब कुछ है। उस मेरे को माहौल तो में पला बड़ा माहौल है में वो। पैर बड़ा है, उस टेम्परेचर में वो रहा है, तो वो प्लस पॉइंट होता है। तो आपको कभी कभी दिल में ये लगता है कि इतनी प्रतिभा होने के बावजूद भी जो मुकाम हमें हासिल करना चाहिए, या जो हमारे यहाँ जितनी भी प्रतिभाएं हैं, वो संसाधनों के अभाव में, सही पॉलिसी के अभाव में, या सही दिशा के अभाव में, वो कई बार उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती? बिल्कुल, मेरे को लगता क्या, मेरे को बहुत पहले से लगता है, मेरे साथ में जो लोग थे बहुत सारे मेरे से ज़्यादा फिट थे। उस टाइम में, आज से 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, बहुत फिट थे। और कुछ वही जो आप बोल रहे हैं उसी परिस्थिति के कारण जो है नहीं कर पाए, जल्दी शादी हो गई, शादी होने के बाद फिर जिम्मेदारियां आ गई। घर वालों ने, जिम्मेदारी तो आई प्लस घर धर्मपत्नी ने भी बोला भाई तुम तो नहीं जाओगे, ये तो रिस्की गेम है, नहीं जा सकते आप जाओगे तो मैं तो डिवोर्स कर लूँगी। ऐसा भी है, हुआ है बहुत सारे, तो इसलिए भी छोड़ा कहीं ने। और बहुत सारे जिम्मेदारी हैं, यदि इसको थोड़ा सा हम लोग वो करें, खासकर उत्तराखंड है, हिमाचल है, इस तरह से जो पहाड़ के एरिया में जो लोग हैं हम लोग, तो फाइनेंशियली हम लोग थोड़ा वीक तो होते ही हैं, तो वो इसका एक बहुत ही अच्छा जरिया है कि हम लोग अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, यदि गवर्नमेंट कुछ कंपनियां इसमें सपोर्ट करे, तो हमारे यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। एक कुछ से टैलेंट अगर आपको देख आप जैसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, जो बहुत सारे लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो मेरे से बात करते हैं, और मेरी कोशिश रहती है हमेशा कि मैं उनको सही गाइड करूं, आगे तक ले जाऊँ। ले भी गया मैं, कई लोगों को कराया भी मैंने, और चढ़े, बहुत सारे लोग अच्छे मुकाम पे पहुँचे, और खुशी है कि भाई लोग पहुँचे, और अच्छा लगता है। तो ये जो हमारे यहाँ संसाधन हैं ये काफ़ी हैं, या आपको लगता है हमें संसाधनों पे बहुत काम करना पड़ेगा? बहुत काम करना है अभी, बहुत बहुत काम करने की ज़रूरत है संसाधनों में। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के साथ साथ यदि प्राइवेट सेक्टर इस फील्ड में आए, तो किसी भी फील्ड में हो, क्या खिलाड़ी है कोई, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, जो भी गेम है, या एडवेंचर स्पोर्ट्स में प्राइवेट वाले का यदि ये आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हर फील्ड में हम लोग बहुत आगे होंगे, ओलंपिक में बहुत सारे लोग होंगे। प्राइवेट आता है तो एक एडवेंचर में प्रोफेशनलिज्म लेके आता है। बिल्कुल, वो एक बहुत वो है, उनके थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनकी पॉलिसी में, और ये कर सकते हैं। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ, एक लड़की है, ट्रांसजेंडर है, और उसको मैं 3-4 साल से उसको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अभी भी उसको बेसिक एडवांस, फर्स्ट ट्रांसजेंडर लड़की है जिसने बेसिक एडवांस कोर्स किया। एवरेस्ट में भी थी वो कोरोना के टाइम में, 2021 में, वो कोरोना के उससे जो है वो नहीं कर पाई, तो तब उसने सिर्फ बेसिक किया था। अभी एडवांस किया उसने, तो मैं मनाली भी गया था, तो एडवांस मनाली से किया उसने, तो उसको मैं अभी ट्रेन कर रहा हूँ, उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको स्पॉन्सर दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि उसको स्पॉन्सर मिलता है तो नेक्स्ट ईयर वो एवरेस्ट में होगी, और फर्स्ट वर्ल्ड की पहली ट्रांसजेंडर होगी जो एवरेस्ट सबमिट करेगी। और मेरा ये है कि उन लोगों को भी हमें आगे लाना चाहिए, इसलिए मैं उस पर वो कर रहा हूँ। और नेपाल में मेरे कुछ एजेंसी को मैं जानता हूँ, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, भाई आप इसको प्रमोट करिए, आप हर जगह प्रॉफिट मत देखिए, कुछ जगह ये भी देखिए हम किसी को आगे भी ले जाए। तो उन्होंने भी मेरे को आश्वासन दिया है कि जितना कम हो सकता है हम करेंगे। बट आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा भीड़ को भी नहीं अलाउ कर सकते, हमें लिमिटेड करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको भी संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं देख रहा था, एक वायरल वीडियो हुआ था, उसमें भयानक भीड़ दिख रही थी,
बिल्कुल। वो एक बहुत ज़रूरी है। मैंने वही बोला कि यदि हम सेंचुरी खोलते हैं तो एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे कि लोगों का ड्रीम भी पूरा हो और इन्वायरमेंट को भी ना ज़्यादा नुकसान ना हो। और वही चीज़ हर जगह होता है, वो हर जगह वो चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। और अब थोड़ा सा लोग जो है पूरे वर्ल्ड में जो है लोग फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग हो गए, लोगों के थोड़ा सोशल मीडिया काफ़ी हो गया, तो हर कोई चाहता है कि मैं एवरेज जाऊँ। बाकी पिकों में नहीं है आज भी आप कंचनजंगा, मैं गया था कंचनजंगा में तो मैं सिर्फ मेरी टीम थी, कोई टीम ही नहीं था। अच्छा। सिर्फ मैं ही था, मेरी टीम थी, 27 लोग थे हम लोग। मतलब आकर्षण माउंट एवरेस्ट का सिर्फ ही है। माउंट एवरेस्ट का आकर्षण है, बाकी में कोई ऐसा नहीं है। आज मैं बोल रहा हूँ माउंट एवरेस्ट में बहुत सारे एजेंसी ऐसे जो बोल रहा है कि हम बेस कैंप से ऑक्सीजन देने को तैयार है। हम्म। कई लोग हैं जो बेस कैंप में ही सीख रहे हैं क्लाइंबिंग करना, जूता पहनना वहाँ पे सीख रहे हैं, क्रैम्पॉन पहनना वहाँ सीख रहे हैं। आगे वो है, सिर्फ पैसा बहुत है लोगों के पास, पैसे के दम पे कर रहे हैं। $1,30,000 पे एक 2013 में मेरे जिस एजेंसी से मैं गया था उसी एजेंसी में था वो। $1,30,000 जाके एवरेस्ट चढ़ने आया था और एवरेस्ट नहीं चढ़ पाया वो कैंप 3 और 4 के बीच से उसको वापस आना पड़ा। फिर दोबारा उसने ट्राई किया। आज वहाँ पे ऑलमोस्ट 1,80,000 दे के लोग क्लाइंबिंग करने आ रहे हैं। तो वो चीज़ों को देखना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे उनके साथ आपको एक आदमी नहीं जा सकता, उसके साथ 3-4 आदमी, 5-6 आदमी लगेंगे उसके साथ उसको ले जाने में, क्यों ट्रेन नहीं है वो। ट्रेन है तो ठीक है, ट्रेन नहीं होने से तो इतना खर्चा कर रहे हो। आज कैंप 2 से हेली में बैठ के वापस आ रहे हैं, बेस कैंप से काठमांडू जा रहे हैं, काठमांडू में अपने 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल में रह रहे हैं, फिर वापस फ्लाई कर रहे हैं, बेस कैंप से फ्लाई कर रहे हैं, कैंप टू से ऑक्सीजन लगाया, समिट से वापस कैंप 2 सीधे काठमांडू। पैसे के दम पे सब हो रहा है। पैसे के दम पर बहुत सारे क्लाइंबर मैंने ऐसे देखे, कुछ को तो मैंने भी चढ़ा है। बोला अब मेरे को क्या करना है, एवरेज चढ़ गया बहुत है, सामान वहीं कुछ शेरपाओं को गिफ्ट दे दिया, कुछ बेच दिया वहीं पे सेकेंड हैंड में। बोला अब मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैंने एवरेज चढ़ लिया, बहुत हो गया। तो ऐसे लोगों को थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। तो अभी आपका आगे का क्या प्लान है? आगे हमारा अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जैसे बहुत फोकस है एडवेंचर में, और अभी हमारे डीजी सर ने एक मिशन रखा है कि ऑल वुमेन एक्सपीडिशन, वॉल वुमेन वुमेन एक्सपीडिशन लड़कियों का, और उसको हमने प्रॉपर तरीके से, मैं बोला ना कि स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, वही हम कर रहे हैं। हमने पहले उनको लाया, ट्रेन किया, सिलेक्शन किया, ट्रेन किया, फिर बेसिक कोर्स कराया मनाली से, एडवांस कोर्स कराया अभी, और अब उनको हम लोग 7,000 पीक में ले जाएंगे। मुकुट ईस्ट करके जो जोशीमठ से आगे है, उसमें हम लोग 9 अगस्त को यहाँ से फ्लैग ऑफ करेंगे दिल्ली से, और वो टीम जाएगी और सब कुछ लड़कियां करेंगे, रूट भी खोलेंगे, क्लाइंबिंग भी करेंगे, और सारा कुछ परचेजिंग भी करेंगे, अपना रूट प्लान भी बनाएंगे। हम सिर्फ टेक्निकल एडवाइज़र कुछ लोग साथ में रहेंगे, बाकी सब उनसे करेंगे। फिर आगे उनसे हम लोग कोई बड़े एक्सपीडिशन और तैयार करेंगे। तो अभी काफ़ी चल रहा है कि लेडीज़ को आगे लाना चाहिए, तो ये बीएसएफ का एक बहुत बड़ा मिशन भी है। सारे बीएसएफ के जवान हैं और बहुत अच्छे आने वाले टाइम में ये क्लाइंबर बनने वाले हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए माउंटेनियरिंग तो चलो आपका पैशन है, इसके अलावा क्या करते हैं, मतलब आपका बाकी क्या शौक हैं आपके? मैं बाकी मेरा इन्वायरमेंट पे मैं काफ़ी फोकस है मेरा। मैं जगह जगह में जाके इन्वायरमेंट पे मोटिवेशनल टॉक भी करता हूँ, लोगों को बताता भी हूँ कैसे इन्वायरमेंट को बचाना है। और नेपाल में भी काफ़ी एफएम में भी काफ़ी उसमें आया मेरा कि इन्वायरमेंट के उसमें मैंने 2006 से मैं वहाँ पे इन्वायरमेंट पे काम कर रहा हूँ एवरेस्ट में, अलग अलग थीम लेके। और आने वाले टाइम में हमारा जो प्लान है कुछ नेपाल के लोगों से मिलके कि शेरपाओं के लिए भी हम कुछ करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत है और एक एज के फिजिकल डिमांड बहुत है। तो जो किसी कारण से फिजिकली कमज़ोर हो जाते हैं उनके लिए हम किस तरह से
उनके लिए काम कर सकते हैं, उनको किस तरह से नया रोज़गार के लिए उनको तैयार कर सकते हैं, किसी और चीज़ के लिए, जैसे गाइड के लिए, लो एल्टीट्यूड ट्रैकिंग के लिए, या कुकिंग का किचन में हेल्पर के तौर पे, इस तरह से कुछ वो कर रहे हैं। और रिमोट एरिया में जो है मेडिकल कैंप लगाना। अभी मैं बताता हूँ आपको, 2022 में मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का साकरी में था। साकरी से लास्ट ओसोला करके एक गांव है, तो उस गांव में भी मैंने मेडिकल कैंप लगाया। हमारे डॉक्टर्स थे और कुछ हमारे साथ जो हमारी लड़कियां थी, उनसे हमने उनका डायरेक्ट इंटरेक्ट कराया था। तो बहुत सारे ऐसे केसेस थे लेडीज़ के अपने पर्सनल हाइजीनिंग का, जो कॉमन था। एक एज, मतलब मैं कहूँ कि 35 से बिलो एज के मैक्सिमम एक टाइप के केसेस थे, और उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, मैं समझता हूँ। फिर मैं अभी लास्ट ईयर अक्टूबर में एवरेस्ट मनासलू में था, वर्ल्ड का 8th हाइस्ट पीक मनासलू में, नेपाल में। तो वहाँ भी जो लास्ट गांव है, वहाँ पे हमने मेडिकल कैंप रखा, तो वहाँ पे भी सेम केसेस थे। अच्छा, तो उसी आपने फिर रिलेट किया होगा, पे बिकॉज वहाँ सुविधा ही नहीं है ही नहीं। तो मैंने उनसे, हमारे डॉक्टर ने उनको बोला कि हम, मेरे पास तो लिमिटेड दवाइयाँ हैं। तो ये वाला मेरे को एक्सपीरियंस था, तो हम कुछ दवाइयाँ बढ़ा के ले गए थे। तो हमने कहा कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। कुछ लोग तो वहीं पे ठीक भी हो गए होंगे, लेकिन वो था कि उनको अवेयरनेस ही नहीं था। तो उन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। उस चीज़ के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि लोग हेल्दी रहे। ऐसे रिमोट वाले एरिया के लोग, जैसे हमारे यहाँ पे एनएम होता है, इस टाइप के जो लेडीज़ हमारे वो है मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ऐसे एरिया में ले जाके वहाँ के लेडीज़ों को जागरूकता बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं जब भी गांव जाता हूँ, तो मैं अपने मिसेज को बोलता हूँ कि भाई गांव वालों को, आप लेडीज़ों को बताइए आप। मैं भी अपने तरफ से जेंट्स को जितने भी हैं उनको बोलता हूँ भाई क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्या होना चाहिए हाइजीनिंग के बारे में, पर्सनल हाइजीनिंग के बारे में। वो चीज़ें उनको बताने की कोशिश करता हूँ। लोग शर्माते हैं, बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। तो उस चीज़ की उससे जाए धीरे धीरे जाए वही चीज़ कैंसर में आगे बढ़ जाता है, या तब्दील हो जाता है, या फिर उससे कहीं ना कहीं सबको नुकसान है। गवर्नमेंट को नुकसान है, खुद को नुकसान है, उनका फाइनेंशियली नुकसान है। तो इस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा बीएसएफ जहाँ भी जाते हैं हम लोग ऐसे कैंप लगाते हैं। तो काफ़ी अच्छा, वहाँ पे भी नेपाल में भी इतना रिमोट एरिया में हमने वो कैंप लगाया। लोगों ने अप्रिशिएट किया, इतना दुआएं दी, और बड़ा अंदर से ना एक अलग से संतुष्टि है, खुशी मिलता है। तो इस पे मैं अभी, मेरा फोकस ज़्यादा ये है, और प्लस यंग लोगों को इस फील्ड में, एडवेंचर फील्ड में, जो मैंने जो कुछ आज तक सीखा जाना, उसको लोगों तक शेयर करूं और लोग उसको फॉलो करें। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आपकी इतनी जर्नी सुनी, आपके इतने अनुभव सुने, और जो आपका फोकस है खासकर एनवायरनमेंट में, जो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत इसलिए मैं अक्सर, मेरा बेटा है, उसका मैं अक्सर फेसबुक में, इंस्टाग्राम में डालता हूँ। इसलिए डालता हूँ कि लोग देखें इसको, अपने बच्चों को भी उस तरह से करने की कोशिश करे, उस तरह से सिखाए बच्चे को, उस तरह से मोटिवेट करे अपने बच्चों को। तो मैं पढ़ाई पे ही मेरा पूरा फोकस नहीं है बच्चों, मैं जो सोचता हूँ एक अच्छा व्यक्ति बन जाए, उसको आना चाहिए, कुछ चीज़ें उसको आनी चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी है। और स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है। पहला सुख निरोगी काया। तो वो मैं अपने बेटे का, मेरा बेटा लकीली जो है ऐसा है, और वो करता भी है, वो इंटरेस्ट भी रखता है। उसका आपकी तरह इंटरेस्ट है, या तो उसका हर फील्ड में वो अच्छा करता है। जिस फील्ड में उसको डाला उसी फील्ड में वो बहुत अच्छा करता है, और बहुत अच्छा क्लाइंबिंग करता है, बहुत अच्छा स्विमिंग करता है, अच्छा डांस करता है, तबला बजाता है, अच्छा टेबल टेनिस खेलता है, अच्छा स्कीइंग करता है, स्केटिंग करता है, आइस स्केटिंग करता है। बहुत वो मैं इसलिए डालता हूँ कि लोग जो है देखे, मेरे से जो जुड़े लोग हैं, और वो भी अपने बच्चों को इस तरह से कराए, जिससे कि वो बच्चा एक अच्छा वो बने। तो मेरी कोशिश ये है, आगे उसकी वो है किस्मत। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। तो आनंद आया, क्योंकि मतलब हम सब बड़े गौरवान्वित हैं कि हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं जो भारत का पहला व्यक्ति है जिसने 7 बार माउंट एवरेस्ट
जो पहुँचे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है ये उपलब्धि ईश्वर की कृपा से ही मिल पाती है। हाँ, कई बार मेरे को विश्वास ही नहीं होता है कि कहाँ से आके कहाँ पहुँचना। ये कई बार सोचता हूँ मैं कि और इन उपलब्धियों के बाद इतनी सरलता के साथ जीना, ये भी एक बहुत बड़ी, ये भी ईश्वर की कृपा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद लवराज धर्मशक्तु साहब। तो लवराज धर्मशक्तु हमारे देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट पे आए थे। माउंटेनियरिंग को लेकर उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, लेकिन केवल माउंटेनियरिंग ही नहीं, वो तो उनका एक पैशन है, लेकिन उन्होंने जो इन्वायरमेंट को लेके कंसर्न जताए, उत्तराखंड में जो एडवेंचर टूरिज्म के लेके जो हमारे पास बहुत बड़ा संभावनाओं का संसार है, उसको लेके चर्चा की। आने वाले समय में जो हमारे पास जो नेचुरल टैलेंट है, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इन सब विषयों पे हमने बात की। फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप बने रहिए देवभूमि डायलॉग के साथ।